आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक होल के बारे में। एक ऐसी जगह जहां से इंफॉर्मेशन भी वापस नहीं आ सकता, जहां टाइम डायलेशन पॉसिबल है और जहां ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वहां टाइम बहुत स्लो हो जाता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ग्रेविटी समझना होगा। ग्रेविटी, हम सब इसे रोज़ महसूस करते हैं। इस वजह से हम अर्थ पर खड़े रह पाते हैं। प्लैनेट्स सन के अराउंड ऑर्बिट करती है और गैलेक्सीज अपनी स्ट्रक्चर मेंटेन करती है। 1687 में आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी को एक अट्रैक्टिव फोर्स के रूप में डिस्क्राइब किया। उनके लॉ के मुताबिक यूनिवर्स का हर ऑब्जेक्ट अपने मास के कारण दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है और यह अट्रैक्टिव फोर्स F = G(m1m2) डिवाइडेड बाय r² होता है। न्यूटन की थ्योरी ने प्लैनेट्स की मोशन से लेकर रॉकेट लॉन्चेस तक को एक्यूरेट एक्सप्लेन किया, लेकिन एक फंडामेंटल सवाल अभी भी बाकी था। आखिर में ग्रेविटी असल में होती क्या है? 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस सवाल का एक रेवोल्यूशनरी जवाब दिया। उन्होंने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रपोज किया कि ग्रेविटी कोई ट्रेडिशनल फोर्स नहीं है, बल्कि मास और एनर्जी यानी स्पेस टाइम को कर्व करती है और ऑब्जेक्ट उस कर्व स्पेस टाइम के पाथ को फॉलो करते हैं। हमें वही मोशन ग्रेविटी के रूप में नजर आती है। यही आइडिया मॉडर्न फिजिक्स की फाउंडेशन बना और इसी थ्योरी ने ब्लैक होल्स, ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, ग्रेविटेशनल वेव्स और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स जैसे कॉन्सेप्ट की प्रेडिक्शन किए। ब्लैक होल को समझने के लिए सबसे पहले हमें आइंस्टाइन के रेवोल्यूशनरी आइडिया को समझना होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, जो कि है स्पेस टाइम। हम अपने दुनिया को 3 डायमेंशन में देखते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम भी एक डायमेंशन है, इसलिए सिर्फ 3 डायमेंशन स्पेस नहीं बल्कि 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में रहते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक स्पेस और टाइम अलग अलग एंटिटीज नहीं है, ये दोनों मिलकर एक इंटरकनेक्टेड फैब्रिक बनाते हैं जिसे हम स्पेस टाइम कहा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब किसी ऑब्जेक्ट के पास मास या एनर्जी होती है तो वो इस स्पेस टाइम फैब्रिक को कर्व कर देता है। जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा कर्वेचर होती है। इसी कर्व स्पेस टाइम में प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज मूव करते हैं। हमें उनकी ये मोशन ग्रेविटी के रूप में दिखाई देती है। यानी आइंस्टाइन का यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट एक दूसरे को किसी इनविजिबल फोर्स से नहीं खींच रही है, बल्कि वह स्पेस टाइम के कर्व पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं। और जब कर्वेचर इतनी एक्सट्रीम हो जाए कि लाइट भी उससे एस्केप हो जाए, तब हम उसे कहते हैं ब्लैक होल। यानी कि तब जन्म होता है ब्लैक होल का। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेंट्रल आइडिया एक इक्वेशन में छुपा है, मास एंड एनर्जी टेल स्पेस टाइम हाउ टू कर्व एंड कर्व स्पेस टाइम टेल्स हाउ मैटर टू मूव। इसका मतलब है कि हर ऑब्जेक्ट, चाहे वो प्लैनेट हो या स्टार हो या गैलेक्सी, अपने मास की वजह से अपने आसपास के स्पेस टाइम को कर्व करता है। जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा कर्वेचर। इस कर्वेचर की वजह से अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिट करती है। अर्थ को सन कोई इनविजिबल फोर्स नहीं खींच रहा है, बल्कि अर्थ उस कर्व स्पेस टाइम का नेचुरल पाथ को फॉलो कर रही है। आइंस्टाइन के थ्योरी ने सिर्फ ग्रेविटी को एक्सप्लेन ही नहीं किया, बल्कि यह भी प्रेडिक्शन किए इनमें मर्क्यूरी के अनविजुअल ऑर्बिट, स्टार लाइट का सन के आसपास बेंड होना यानी ग्रेविटेशनल लाइजनिंग और ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन भी शामिल थे। बाद में इन सभी प्रेडिक्शन को ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म भी किया। अब सवाल ये है, अगर एक ऑब्जेक्ट इतनी मैसिव हो कि वो स्पेस टाइम से हद से ज़्यादा कर्व कर दे तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब हमें लेकर चलता है यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक होल्स। हर स्टार की जिंदगी एक बैलेंस पर टिकी होती है। एक तरफ होती है ग्रेविटी, जो स्टार को अंदर की तरफ कोलैप्स करना चाहती है, और दूसरी तरफ होती है न्यूक्लियर फिजन, जो स्टार के कोर में एनर्जी प्रोड्यूस करके बाहर की तरफ प्रेशर बनाता है। जब तक फ्यूजन चलती रहती है, स्टार स्टेबल रहता है, लेकिन हर स्टार का फ्यूल एक दिन खत्म हो जाता है। फ्यूजन रुकते ही आउटवर्ड प्रेशर कम हो जाता है और ग्रेविटी डोमिनेट करने लगती है। स्टार अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स होने लगता है। अगर स्टार का कोर काफी मैसिव हो तो ये कोलैप्स किसी नॉन फोर्स से नहीं रुकता। मैटर बहुत छोटी
जगह में कंप्रेस हो जाता है और स्पेस टाइम की कर्वेचर एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाती है। इसी प्रोसेस के बाद बनता है ब्लैक होल, एक ऐसा रीजन जहां ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि उसके अंदर से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती थी। लेकिन ब्लैक होल का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा उसका सेंटर नहीं है, बल्कि उसकी इनविजिबल बाउंड्री है, जिसे हम लोग इवेंट होराइजन कहते हैं। ब्लैक होल की सबसे इंपॉर्टेंट बाउंड्री को इवेंट होराइजन कहा जाता है। ये कोई फिजिकल सरफेस नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम में एक इनविजिबल बाउंड्री है। इस बाउंड्री के बाहर से कोई बच भी सकता है, लेकिन एक बार इवेंट होराइजन के अंदर पहुंचने के बाद वापस आना फिजिकली इम्पॉसिबल है। इसका रीजन है एस्केप वेलोसिटी। किसी भी प्लेनेट या स्टार से निकलने के लिए मिनिमम स्पीड चाहिए होती है। जैसे अर्थ से बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम स्पीड यानी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। लेकिन ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर एस्केप वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के बराबर, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक वैक्यूम में लाइट से तेज कोई भी चीज़ ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए ना मैटर और ना ही लाइट इवेंट होराइजन के बाहर निकल सकती है। इसी वजह से ब्लैक होल हमें कम्प्लीटली ब्लैक दिखाई देती है। लेकिन अगर लाइट भी बाहर नहीं आ सकती, तो फिर साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि ब्लैक होल वाकई में एग्जिस्ट करती है? चलिए इसे जानने की कोशिश करते हैं। ब्लैक होल को डायरेक्टली देखना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो खुद को लाइट इमिट या रिफ्लेक्ट नहीं करते। लेकिन साइंस सिर्फ देखने पर नहीं, एविडेंस पर चलती है। साइंस ब्लैक होल की प्रेजेंस उसके आसपास के इफेक्ट को ऑब्जर्व करके डिटेक्ट करते हैं। जब गैस और डस्ट ब्लैक होल की तरफ गिरते हैं, तो वो एक्रेशन डिस्क बनाते हैं। फ्रिक्शन की वजह से ये मटेरियल मिलियंस ऑफ डिग्री तक गर्म हो जाता है और पावरफुल एक्स रेज इमिट करता है, जिसे स्पेस टेलीस्कोप डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर ब्लैक होल किसी स्टार के साथ बाइनरी सिस्टम में हो, तो उसकी ग्रेविटी स्टार की मोशन को भी अफेक्ट करती है। स्टार अनयूजुअल ऑर्बिट एक इनविजिबल एक्सट्रीमली मैसिव ऑब्जेक्ट प्रेजेंस का एविडेंस देती है। 2019 में साइंटिस्ट ने पहली बार इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से ब्लैक होल के शैडो की इमेज कैप्चर की। यह इमेज गैलेक्सी M87 के सुपर मैसिव ब्लैक होल की थी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन बनी। और 2015 में LIGO ऑब्जर्वेटरी ने 2 ब्लैक होल के मर्जर से निकली ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की। ये आइंस्टाइन की 100 ईयर पुरानी प्रेडिक्शन का पहला डायरेक्ट प्रूफ था। ब्लैक होल हमें दिखते नहीं है, लेकिन उसके इफेक्ट पूरे यूनिवर्स में साफ नजर आते हैं। अब सवाल आता है, आखिर इवेंट होराइजन के अंदर होता क्या है? सच ये है कि कोई भी साइंटिस्ट इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकता, इसलिए ब्लैक होल का इंटीरियर मॉडर्न फिजिक्स के सबसे बड़े मिस्टीरियस में से एक है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग इवेंट होराइजन के अंदर हर पाथ ब्लैक होल के सेंटर की तरफ जाता है। इस सेंटर को सिंगुलरिटी कहा जाता है। अगर आपको समझना है कि सिंगुलरिटी क्या है, तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर आप देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो बना रखा है। तो आप आते हैं टॉपिक पर। थ्योरी के मुताबिक सिंगुलरिटी पर मैटर का वॉल्यूम लगभग 0 और डेंसिटी थियोरेटिकली इनफाइनाइट हो जाती है। इस पॉइंट पर स्पेस टाइम की कर्वेचर भी इनफाइनाइट हो जाती है। यहीं पर आइंस्टाइन की इक्वेशन काम करना बंद कर देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स खत्म हो गई, बल्कि हमारी करंट थ्योरी अभी अधूरी है। इसी वजह से साइंटिस्ट एक ऐसी थ्योरी की तलाश कर रही है जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ जोड़ सके। इस हाइपोथेटिकल फ्रेमवर्क को अक्सर क्वांटम ग्रेविटी कहा जाता है। जब तक यह थ्योरी डेवलप नहीं होती, ब्लैक होल के अंदर की दुनिया साइंस की सबसे बड़ी अनआंसर्ड क्वेश्चन में से एक बनी रहेगी। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन में से आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन में से एक है ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। इस थ्योरी के मुताबिक जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी, उतना धीरे ही टाइम चलेगा। अर्थ पर भी ये इफेक्ट मौजूद है, लेकिन बहुत छोटा है। इसी वजह से GPS सैटेलाइट की क्लॉक्स को रिलेटिवली के हिसाब से रेगुलरली करेक्ट करना पड़ता है। अगर ये करेक्शन ना हो जाए, तो GPS की लोकेशन कैलकुलेशन हर दिन कई किलोमीटर तक गलत हो सकता है।
लेकिन ब्लैक होल के पास ये इफेक्ट एक्सट्रीम हो जाती है। अगर कोई एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास कुछ समय बिताए और फिर वापस लौट आए तो उसके लिए शायद कुछ घंटे ही गुजरे होंगे, लेकिन दूर मौजूद अर्थ के लिए ये सालों गुजर चुके होंगे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मैथमेटिकल प्रेडिक्टर और एक्सट्रीमली सपोर्टेड कॉन्सिक्वेंसेस में से एक है। ब्लैक होल सिर्फ स्पेस ही नहीं, वो टाइम की स्पीड भी डिपेंड करता है और टाइम की स्पीड को भी बदलता रहता है। अगर इस पर आपको कोई मूवी देखनी है तो इंटरस्टेलर क्रिस्टोफर नोलन की वो बहुत ज़्यादा मानी जाती है। कई सालों तक साइंटिस्ट का मानना था कि ब्लैक होल सिर्फ मैटर को अंदर ही ले सकता है और कभी कुछ बाहर नहीं निकालता, लेकिन 1974 में एक फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया प्रपोज किया, क्वांटम मैकेनिक्स। इसके अकॉर्डिंग एम्प्टी स्पेस भी कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होती। हर वक्त माइक्रोस्कोपिक वर्चुअल पार्टिकल पेयर बनते हैं और तुरंत खत्म हो जाते हैं। अगर ये प्रोसेस इवेंट होराइजन के बिल्कुल पास हो तो कभी कभी एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है, जबकि दूसरा पार्टिकल बाहर निकल जाता है। दूर से देखने में ऐसा लगता है कि ब्लैक होल खुद रेडिएशन इमिट कर रहा हो। इस थ्योरेटिकल प्रोसेस को हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। इस रेडिएशन की वजह से ब्लैक होल बहुत धीरे धीरे अपनी एनर्जी और मास लूज करता है। बहुत लंबे समय बाद एक ब्लैक होल थ्योरेटिकली इवापोरेट हो जाएगा। आज तक हॉकिंग रेडिएशन का डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया गया है, लेकिन यह क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जोड़ने के डायरेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल आइडियाज में से एक माना जाता है। यानी शायद ब्लैक होल भी हमेशा के लिए अमर नहीं है, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास समय बहुत धीमे बीतता है और अर्थ पर उसके मुकाबले यानी इवेंट होराइजन के मुकाबले टाइम बहुत फास्ट भागता है। इसीलिए अर्थ कितना भी टाइम जिंदा रह जाए, ब्लैक होल अर्थ के मुकाबले खत्म नहीं होगा। एक सेंचुरी से ज्यादा रिसर्च के बाद भी ब्लैक होल यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल है, ब्लैक होल के अंदर गिरने वाली इंफॉर्मेशन का क्या होता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक इंफॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय ही नहीं हो सकती। लेकिन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग इवेंट होराइजन के अंदर जाने के बाद कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि हर चीज सिंगुलरिटी की तरफ चली जाती है। इसी कॉन्ट्राडिक्शन को ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहा जाता है। इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन आज भी साइंस के पास अवेलेबल नहीं है। एक और मिस्ट्री है सिंगुलरिटी। वहाँ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कम्प्लीटली फेल हो जाती है, जो बताता है कि हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट है, यानी साइंस अभी इनकम्प्लीट है सिंगुलरिटी के मामले में। इसीलिए फिजिसिस्ट एक यूनिफाइड थ्योरी की तलाश में है, एक ऐसी थ्योरी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ एक्सप्लेन कर सके। इसे क्वांटम ग्रेविटी की सर्च कहा जाता है। ब्लैक होल सिर्फ यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट नहीं है, यह मॉडर्न फिजिक्स के लिए एक लेबोरेटरी है, जहां स्पेस, टाइम, ग्रेविटी और क्वांटम वर्ल्ड एक साथ मिलते हैं। और शायद ब्लैक होल को समझना ही हमें यूनिवर्स के सबसे बड़े राज तक पहुंचाने की चाबी है। ब्लैक होल्स हमें सिर्फ कॉस्मिक ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं सिखाते, यह हमें बताते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स अभी भी अधूरी है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ग्रेविटी को स्पेस टाइम की कर्वेचर के रूप में एक्सप्लेन किया। इस थ्योरी ने ब्लैक होल्स, ग्रेविटेशनल वेव और टाइम डायलेशन जैसे फिनोमेना की प्रेडिक्शन की, जिनमें से कई को ऑब्जर्वेशन ने कंफर्म भी कर दिया। लेकिन ब्लैक होल के सेंटर यानी सिंगुलरिटी पर हमारी करंट लॉज ऑफ फिजिक्स अभी भी फेल हो रही है। इसी वजह से साइंटिस्ट आज भी एक ऐसी थ्योरी की तलाश कर रही है जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ जोड़ सके। शायद ब्लैक होल सिर्फ यूनिवर्स का सबसे डार्क रीजन नहीं है, बल्कि वो दरवाजा है जो हमें रियलिटी के सबसे फंडामेंटल लॉ तक ले जा सकता है। और जब तक उनके राज पूरी तरह नहीं खुलते, तब तक ब्लैक होल साइंस की सबसे फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस बने रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।